रहमान रहीम नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की किस्त नंबर 52। राइटर हादिया मुगल। मेरी बहन मर गई दरम तुम्हारी वजह से, उसकी सुर्ख अंगारा आंखों से गोया खून बहना बाकी था। मेरी वजह से नहीं आर्यान, उसने एसपी और बासत दोनों को उस होटल में बुलाया था। मुझे तो खैबर भी नहीं थी कि वो शख्स उसे मार देगा। इतने साल मैंने तेरी बहन को अपने साथ रखा, उसे कभी कोई नुकसान नहीं होने, तो अब कैसे मार देता। आर्या ने जख्मी होती निगाह से दारम सहगल को देखा। कहे तो वो ठीक ही रहता, लेकिन कहीं ना कहीं वजह तो दारम भी था। देख, ये वक्त होश खोने का नहीं, उसके कातिल को सज़ा दिलवाने का। कैसी सज़ा दारम? वो सज़ा सहते सहते ही मरी है शायद, और उसके कातिल को मैं क्या सज़ा दूँ? बोलो, क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? बहन वापस नहीं आएगी, कम अज़ कम तेरा इंतकाम तो पूरा हो जाएगा। और यकीन कर, उसके जानने के मुझे भी बहुत अफसोस है। कोई अफसोस नहीं धर्म, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने रिश्ते नहीं खोए, मैंने खो दिए। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। वो दारम के पास से उठता बाहर निकल गया। मज़ीद ज़ब्त वो उस शख्स के सामने खोना नहीं चाहता था। वो वहाँ से निकलता अपने रूम की जानिब है, जहाँ रोज़ रहती थी। रोज़ की वजह से वो अपना कमरा बदल चुका था। कुछ वो कमरा पिछले रास्ते की तरफ था, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर जा सकता था। रोज़ उस वक्त बेड पर बैठी सामने एक किताब पढ़ रही थी, जो दारम सहगल ने उसके लिए भेजी थी। आर्यन को सामने देखे वो घबराए, लेकिन फिर उसकी सुर्ख आंखों और ज़ब्त से संजीदा चेहरे को देखे उसे अनहोनी का एहसास हुआ। वाट हैपेंड? रोज़ ने मासूमियत से पूछा, और उसके पास खड़ी हुई तेज़ गहरी सांसों के साथ वो रोज़ का मुलाहत भरा चेहरा देखता रहा, और फिर यकलख्त उसको सीने से लगाए रो दिया था। लेकिन सिर्फ एक सिसकी उसके लबों से निकली, बाकी आंसू बिना किसी आवाज़ के बहाए वो रोज़ को हलकान कर गया था। एक बार वो उसके सीने से रोते हुए आ लगी थी। आज वो शख्स रोने के लिए उसके पास आया था, और वो सारा ना देती तो ना इंसाफ़ी होती। रोज़ को अपनी गर्दन पर आंसू की नमी ने बेचैन कर दिया था। रेयान, वो अपन मखसूस अंदाज में बोली, लेकिन आज पहली बार उसने आर्यान का नाम लिया था। आर्यान गोया किसी ख्वाब से जागा था। उसकी गहरी नीली सी आंखों में कई सवालात थे। वो उसे देखे वहाँ से जाने लगा, जब रोज़ ने उसका मजबूत हाथ पकड़ा और सर गोयाशाना वजह जानना चाहिए। दोनों में ताल्लुक बराए नाम था, लेकिन दोनों को दिल एक दूसरे से जुड़े लगे थे। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई, उसका कत्ल हो गया। उसने अंगूठे से आंखों के कोने रगड़े और दिलगिरी से कहा। रोज़ ने सहम कर उसका हाथ छोड़ा और अपने लबों पर हथेली जमा ली। आर्यन का दिल चाह किसी जगह बैठकर फूट फूट कर रोए, जहाँ उसकी सिसकियाँ कोई ना सुन सके, जहाँ कोई कैद ना हो। वो आगे आई और उसके गालों पर आता एक आंसू नरमे से साफ किया। डोंट क्राई। उसकी मासूमियत पर वो नफ़ी में सर हिला गया था। क्या थी वो मासूम सी लड़की, और वो उसे क्या बना रहा था, लेकिन बेबसी थी कि इंतहा पर थी। वो कैसे अब सब छोड़ सकता था? एक तरह से उसके दोनों पांव दल दल में पूरी तरह धंस चुके थे, और उसी दल दल में उसकी बहन डूब कर मर गई थी। तुम यहाँ से जानना चाहती हो? आर्या ने फासले पर हुए पूछा। रोज़ ने फौरी सर असबात में हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने नफ़ी में भी सर हिला दिया। आर्यन हैरान हुआ था। तुम्हें अब यहाँ मैं रहने नहीं दूंगा। मैं अपनी बहन खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगे, लेकिन मेरे साथ ज़रूर रहोगे। वो सर गोशाना बोला। रोज़ को समझ नहीं आई थी। वो उर्दू में बात कर रहा था। रोज़ पूछना चाहती, पर जैसे ज़बान खामोश हो गई थी। रोज़ ने आगे बढ़कर उसके चेहरे थामा। वो कद में उससे काफ़ी छोटी थी, और वह ऊंचा लंबा था। आर्यन हैरान हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने आर्यन के सर से सर जोड़ लिया। वो झुका था, एक ताजगी सी जैसे उसके दिल में फैली। जब वो सरगोशना गोए ऑलवेज सटे वेदमी, उसे एक लम्हे के लिए लगा वो अपनी सारी तकलीफ भूल गया। बस उसका यूं करीब बना राहत आमेज लम्हा बन गया। कई लम्हे पुरकैफ से गुजरे। आर्यन ही दूर हुआ था। उसका हाथ पकड़कर उसने हौले से दबाया था, जैसे अपने साथ का यकीन दिला रहा हो। ज़बान से उसने इकरार नहीं किया था, और फिर वो वहाँ से निकल गया था। रोज़ उसकी पुश्त को देखती दरवाजे के करीब ही रुकी रही थी। तैयब, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। उस आदमी की वजह से मेरी बहन मर गई। अब मेरा इस घर में दम घुटता है। अगर मैं यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा, और ताबीर की शादी की वजह से मैं कोई तमाशा भी नहीं चाहता। शहन सागर अब यहाँ से हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर चुका था, जिसका हुक्म भी उसे दारम सहगल ने दिया था। मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा, बासत नामी शख्स उसका कत्ल कर चुका था। और मत बोलो कि अभी तक उसने अपनी ज़बान नहीं खोली, और होटल का मैनेजर भी गवाह है कि मैं किस वक्त होटल आया था। वहाँ ही दड़ा था जब कोई शायान ने कहर अलग निगाह उस पर डाली। अनम की मौत का राज वो मीडिया से तो छुपा चुका था, लेकिन घर वाले उसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए हुए थे। एक पुलिस अफिसर होकर तुमने आज तक कौन सा फ़र्ज निभाया? तुम्हारा जोग लिए वो मर गई।
तुम्हारी वजह से वो मरी है, जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। काश तुम उससे शादी की हामी भर लेते, काश वो आज जिंदा होती। आर्यन ने आगे बढ़कर वाज का गिरेबान जकड़ा। एक तरह से उसने भी अपनी भड़ास निकाली थी। मैं शादी करने के लिए तैयार हो चुका था, तुम्हारे ताया गवाह हैं, उसने दरुस्तगी से कहा और उसे खुद से दूर धकेला। पर आर्यन इस वक्त उलझा हुआ था। अपना तनफ्फुर वो वहाज सुल्तान पर निकाल देना चाहता था। पल में ही माहौल में हमाहमी फैल गई थी। कमाल मलिक और जमाल मलिक बमुश्किल दोनों को आज़ाद कर सके थे। आर्यन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, छोड़ दो उसे। शायान मताना से बोला, तुम और तुम्हारे भाई, तुम दोनों ने हमेशा मेरी ज़िंदगी में जहर घोला। मेरा बाप मुझसे छीन लिया और अब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वह आज आगे बढ़कर आर्यन के मुंह पर पांच मारे धाड़ा था। अगले ही पल दोनों गुत्थम गुथा हो चुके थे, जबकि ताबीर मुंह पर हाथ रखते चीखें दबाने लगी। शायान ने आगे बढ़कर आर्यन को आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन वहाज की गिरफ्त मनहूस सख्त थी। भाई, ताबीर भाग कर आगे आई थी जब आर्यन को उसने पीछे धक्का दिया, जिसकी बदौलत ताबीर भी पीछे को गिरी। अगले ही पल उसका सर दीवार में लगा और पिछले हिस्से से खून बहने लगा था। वहाज का रंग फाक हुआ था, जबकि आर्यन भी उठकर उसकी तरफ बढ़ा। ताबीर, उसने गाल थपथपाया जबकि वो बेहोश हो चुकी थी। शायान को ज़मीन पर गिरे खून को देखकर वहशत होने लगी थी। उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसने सख्ती से मुठियाँ बिंची जबकि पूरा वजूद पसीने से शराबूर हुआ। छोड़ो मेरी बहन को। वहाज ने आर्यन को ताबीर से दूर करना चाहा, पर आर्यन उसे बाहों में भरता बाहर निकला था। खून के कतरे टप टप बहते सफ़ेद पत्थर पर निशान छोड़ने लगे थे। शायान झटके से मुड़ता लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ गया। गोया वहाँ रुका तो न जाने क्या हो जाएगा। वो और आर्यन ताबीर को सीधा शायान के हॉस्पिटल में लाए थे। सर पर चोट गहरी होने की वजह से उसके सर पर स्टिचेज लगे थे। ताबीर के होश में आते ही आर्यन उसकी तरफ बढ़ा। उसकी फिक्र पर वहाज मुठियाँ भींच कर रह गया। झूठी हमदर्दी मत दिखाओ, वो करख्तगी से गोया हुआ, जबकि ताबीर खौफ से वहाज से चुप की। मत बोलो वाज कि मुझे ताबीर से कभी भी झूठी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत पेश नहीं है। आर्यन गुर्राया था, आप दोनों लड़ना बंद कर दें। भाई खुदारा, अब मैं ये सब नहीं देख सकती। अनम की मौत के बाद आप क्या चाहते हैं, मैं भी मर जाऊँ? ताबीर दर्द से तड़पे बोली थी, जबकि सर अलग दुख रहा था। नहीं लड़ रहे ताबीर। वहाज ने फौरी चेहरे के तासुरात बहाल किए थे, जबकि आर्यन उसे देखता बाहर निकल गया था। ताबीर के सामने वो कुछ भी कहना नहीं चाहता। पैदर पे हुए हादसात ने वहाज सुल्तान को शायान और आर्यन से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। कुछ दिन पुरसकून गुजरे। जेल में बासत को कुछ दिन बाद सजा सुनाई जानी थी। वहाज उसी वजह से काफ़ी मसरूफ़ था, लेकिन ताबीर के कहने पर वो गांव आया था। वो ताबीर से मिलकर अपने कमरे की तरफ आया। काफ़ी दिन से वो भरपूर नींद नहीं ले पाया था। तभी आंखें मिलते मिलते वो कमरे में आया और बिना लाइट ऑन किए वो बेड पर आकर लेट गया। शर्ट उसने एक तरफ रखी जब उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ था। उसने सूरज से बेड से उठना चाहा, पर सनम ने उसका बाजू जकड़ा था और अगले ही पल वो शोर मचाती वहाज को बौखलाने पर मजबूर कर गई थी। वहाज, भाई छोड़े मुझे, क्या बेहुदा हरकत है ये सनम। उसका बाजू झटके से वो बेड से दूर हुआ, जबकि वो दूसरी तरफ गिरी थी। पर अगले ही लम्हे उठकर वो उसकी तरफ आई। वहाज, भाई नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने अनम अम्मी को भी आपी को भी पामाल करना चाहा था। वो तनसिया मुस्कुराहट से बोली और अगले ही लम्हे वो वहाज के सीने पर दोनों हाथ रखे उसे दूर धकेला। आपने मेरी अनम आपी को मार दिया, उन्हें जलील किया। अब आप भी वैसे ही जलील होंगे। और खुद बाहर भागी थी। शोर की आवाज़ सुनते कमाल मलिक भी इधर ही आ रहे थे, पर सनम को उजड़े बिखरे बालों और दुपट्टे से नदारत देकर वो वहीं रोक गया। ताया अब्बू। सनम सामने ताया को देखती सीधा उनके साथ जा लगी थी, जबकि वहाज भी कमरे से निकल कर बाहर आया था। उसकी सुर्ख होती आंखों और बगैर शर्ट के हुलिये ने जैसे कमाल मलिक को सारा मामला समझाया था। यकलख्त उनका तैश बढ़ा था। ताया अबू, वहाज भाई से बचा ले मुझे। सनम अगले ही लम्हे फूट फूट कर रोई थी। क्या किया है उसने? उन्होंने सनम को सीधा किया, जबकि ताबीर और बाकी सब भी कमरे से निकल आए थे। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, कहते मेरी आकर बात सुनो। तो जब मैं अंदर गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उन्हें रोकना चाहा तो बाबा ये झूठ बोल रही। वहाज भाई तो अभी कुछ देर पहले मेरे कमरे से गए। उससे पहले वाज कुछ बोलता ताबीर बोल उठती, तुम चुप रहो, तुम तो अपने भाई की साइड ही लोगे। वहाँ आता शायान सागर धड़ा था। ताबीर गोया दंग रह गई। शायान सागर ने कभी उससे बुलंद आवाज़ में बात नहीं की थी। वो जराना तैवा लिए वहाज की तरफ बढ़ा, जबकि वाज जो सनम की कारिस्तानी को समझ नहीं पाया था, शायान सागर का
पढ़ने वाला पंच उसे लाड़ खड़ाने पर मजबूर कर गया था। इतना घटिया हो गया था तू कि पहले अनाम को बर्बाद किया और फिर सनम। जानता है कितनी झूठी छोटी है ये। वो उसका गरेबान जकड़े मारने को दौड़ा जब वहाज ने बदले में उसे मारा और खुद से दूर धकेला। तुम्हारी बहन एक नंबर की घटिया और झूठी है। मैं ताबीर से मिलकर अपने कमरे की तरफ गया था। ये पहले ही मेरे कमरे में मौजूद थी। बस वहाज कमाल मलिक दौड़े थे। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। वो बाप को देखे आज पहली मरतबा वजाहती हुआ जब उन्होंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अगले ही पल वो तजीक से आंखें मीच गई। इतना गिर जाओगे कहाँ? तो तुम अनम से शादी नहीं करना चाहते और अब सनम के साथ शर्म माननी चाहिए। मुझे कहते मैं तुम्हारी शादी खुद सनम से करवाता, लेकिन तुम तो बाबा भाई मेरे साथ थे। ताबीर एक बार फिर बोली थी जबकि कमाल मलिक ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली। उसकी शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे हाथ साथ थे कि होते चले जा रहे थे। तुम्हारा अभी इस वक्त सनम से निकाह होगा और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। उनके फैसले ने जैसे नजमा बेगम और ताबीर पर बम गिराया था, जबकि वहां सुल्तान को आज साथ बेमोल लगी थी। मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगा। ये लड़की एक नंबर की झूठी मक्कार है और अनम के साथ मैंने कुछ नहीं किया था। पहले भी कहता रहा था और आज भी कहता हूँ। अनम ने खुद मुझे वहाँ बुलाया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। पर आज के बाद मैं आप सबको कभी वजाहत नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। वो तेज़ी कहते मुड़ा था और फिर वो वहाँ रुका नहीं था। ताबीर के आंसू ना माँ की फरियाद, गोया वहाँ सुल्तान आज एक तोहमत का इल्ज़ाम लिए यहाँ से चला गया था। कमाल मलिक भी जैसे रोकने की हालत में नहीं थे। शायान ने उनका एहसास करते कुछ दूर ही शिफ्ट होने का सोचा था। कुछ धर्म सहगल के हुक्म के मुताबिक अब वहाँ उसे रहना था, उसी गांव में जो जहन चौधरी का गांव था, लेकिन वो फिलहाल अनजान ही था। शायान ने वहाँ की सबसे बड़ी हवेली मखदूम चौधरी से खरीदी थी और चंद दिनों में वो यहाँ शिफ्ट हो गया था। सनम यहाँ आकर काफ़ी खामोश हो गई थी। खामोश तो वो अनम की मौत के बाद ही हो गई थी। वहाज सुल्तान का हवेली से जाना उसे ज़रा पसंद नहीं आया था। वो उसे उसी तरह रुसवा करना चाहती थी जैसे अनम की रुसवाई हुई थी, पर नाकाम ठहरी थी। जबकि शायान हवेली में शिफ्ट हुए कुछ दिन बाद ही शहर सुधार गया था, जहाँ दारम सहगल उसका इंतज़ार कर रहा था और वही आर्यन सागर को देखकर जहन चौधरी को हैरत हुई थी। सफ़ीर के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो आर्यन सागर की सारी फैमिली के बारे में पता लगवा चुका था। गो के बासत की रिहाई भी सफ़ीर ज़रूर चाहता था, लेकिन फ़िलहाल उनका टारगेट आर्यन सागर था। उसकी बहन का कत्ल हुआ था। उनका यहाँ गाँव आना जैन को अजीब मखमसे में डाल गया था। कौन हो तुम? वो शहरीन की पुश्त पर गन रखे बोला। शहरीन की आंखें हैरत से फैली। उसने अपना मोबाइल मुट्ठी में दबाया। वो आज विला आया था ताकि शहरैन से मिल सके, क्योंकि दारम ने उसे शहरैन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। वो सीधा उसके कमरे में आया। नाक करने पर कोई जवाब नहीं है तो वो हैंडल पर हाथ रखे दरवाज़ा खोले अंदर आया। कमरा खाली था। उसका सामान तरतीब से रखा हुआ था। वो कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ एक और लड़की रहती थी। वो सब वहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे थे। उससे शहरान के बारे में पूछकर वो ऊपर बढ़ा जो शायद छत पर थी। आर्यन को हैरत हुई थी रात के वक्त आखिर वो छत पर क्या कर रही थी। वो ऊपर आया तो वो फ़ोन पर मशगूल थी। आर्यन सुन तो नहीं पाया, लेकिन फिर कदम आगे बढ़ाने लगा। शहरीन आठ सुनते ही बात का रुख बदल गई थी। हाँ, कल मैं आ जाऊँगी, उसने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, जबकि आर्यन अगले ही पल समझ चुका था कि वो उसकी आहट को महसूस कर चुकी है। आर्यन ने उसकी पुश्त पर गन जमाई तो शहरन को अनहोनी का एहसास हुआ। बोलो, कौन हो तुम? किससे बात कर रही थी? वो करखती से गोया हुआ। दोस्त से वो कल मिलने का कह रही थी। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे। और छत पर आकर बात करना ज़रूरी था? आर्यन ने मज़ीद दुरुस्तगी से पूछा। नीचे सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। आप ये गन हटाएं और मुझे जाने दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो खौफ व हरास में लिपटी बोली, गोया गन से बहुत ज़्यादा डर गई हो। आर्या ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख सामने किया और उसके हाथ से मोबाइल लिया कि इसका भेजा गया मोरा हो। सच बताओगी तो दारम साइकिल से बचा लूँगा। तुम्हारा उस दिन मेरी गाड़ी के सामने आना और बिना किसी फिक्र के विला में रहना मुझे बहुत कुछ समझा चुका था, और इन चंद दिनों में मेरी तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रही है। शहरीन की आंखें हैरत से फैली। वो तो इससे भी ज़्यादा शातिर निकला था। मैं एक आम लड़की हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ रहने की हामी भरी थी। झूठ मत बोलो, सच बताओ कौन हो तुम? उसने पूरा असर से कहा। शहरीन गोया फंस चुकी थी। उसने गन शहरीन के माथे पर जमाया। अगर तुम 2 मिनट से पहले नहीं बोली तो मैं गोली चला दूंगा। उसका मोबाइल रिंग हुआ तो शहरीन को लगा गोया वो आज नहीं बच पाएगी। सफ़ीर की ही कॉल थी। उसका कॉन्टैक्ट उसने अपने दोस्त के नाम से सेव किया था। आर्यन ने कॉल अटेंड करके फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। शहरीन, तुमने कॉल क्यों काटी? कल हम मिलने वाले थे। यानी सफ़ीर समझ चुका था। आर्यन ने उसे घूरा और उसे जवाब देने का कहा। मैं आपसे कल मिलूंगी। आर्यन ने फ़ोन कॉल काट की। कौन है ये? हम एक दूसरे को पसंद करते और हम शादी भी करने वाले। अब्बू की मौत के बाद मेरा कोई सहारा नहीं था, तभी यहाँ रहने के लिए आ गई। उसे लगता है कि ये विला मेरा है और मैं शौकिया जवाब करती हूँ। शहरी ने
सोची समझी कहानी तरतीब दी। अगर मुझे ज़रा भी लगा कि तुम झूठ बोल रही हो तो इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो तंबी की उसका मोबाइल हाथ में थमाता नीचे बढ़ गया था। शहरी ने अपना उलझा सांस बहाल किया था। वैसे तूने बताया नहीं कि वो आईजी इस मैंशन में क्यों शिफ्ट हुआ है। सैदान के चेहरे पर सया सा लहराया। वो आज कई दिन बाद उनसे मिलने आया था। वो अय्याज अंकल के बाबा का मैंशन था जो काफ़ी अरसे से बंद था और मेरी शादी की वजह से वो वहाँ शिफ्ट हुए। वैसे सैदान, ये अय्याज अहमद काफ़ी बेवकूफ़ आदमी है। तुझ पर इतना एतबार करता है, कभी तुझ पर नज़र नहीं रखी, कभी तफ्तीश नहीं की। सैदान ने दारम सहगल को देखा जिसका चेहरा इस वक्त सैदान सहगल को नहायत स्याह दिखाई दिया, जबकि उसे अय्याज अहमद के चेहरे पर एक नूर सा चमकता दिखाई देता था। एक शफाफ पान था जो अय्याज अहमद के साथ साथ जसदान के चेहरे पर भी फैला हुआ महसूस हुआ था। हाँ, शायद वो जल्द एतबार कर लेने वालों में से है जहाँ जैसे मैं कर चुका हूँ, पर अब पछता रहा हूँ। क्या मतलब? सैकल, मुझे अनम की मौत के बाद किसी पर एतबार नहीं रहा और इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करना चाहता हूँ। उन्होंने गोया गहरा झटका उसे दिया था। मेरे नाम क्यों? मैं तो आपका बेटा भी नहीं हूँ। सैदान ने हैरत से दारम सहगल को देखा। इस दौलत का असल हकदार ही तू है, लेकिन ये राज मैं तुझे उस दिन बताऊंगा जब सबकी मौजूदगी में तुझे मिस्टर सहगल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और किसी को मुंह तोड़ जवाब भी देना। आप करना क्या चाहते हैं? सैदान उलझ सा गया था। कुछ नहीं, बस वकील आने वाला, फिर मैं साइन कर दूंगा। तो ये पेपर्स अपने पास रखना। अगर अपने पास रखूंगा तो नुकसान हो जाएगा और बाकी सारी डिटेल मैं तुझे सेंड कर दूंगा। अपने पासकोड भी तुझे बता दूँ। बस इन चंद दिनों में तूने मेरे साथ कॉन्टैक्ट रहना है। शादी के बाद तो जब तू हनीमून के लिए जाएगा वहाँ से वापसी पर उस लड़के को वहीं छोड़ना और सैदान से मिस्टर सहगल की तरफ तेरा सफ़र शुरू हो जाएगा और बाबा की रिहाई का भी सारा इंतज़ाम हो गया है। जिस दिन तू यहाँ से फ्लाई करेगा उस दिन बाबा रिहा हो जाएंगे। अय्याज अहमद तेरे पास कभी पहुँच भी नहीं पाएगा क्योंकि उसका इंतज़ाम मैं भी कर चुका हूँ। सैदान गोया कुछ कह नहीं पाया था। ना वो मैंशन का राज अय्या कर पाया था, ना ये कह पाया था कि वो फ़िलहाल ताबिर कमाल मलिक को छोड़ने का इरादा नहीं रखता। गर्द उसका दिल बदल रहा है या फिर वो अब खुद से ही डरने लगा था। दरवाजे पर होते दस्तक पर वकील अंदर आया था और कुछ ही देर में ज़रूरी कागजात साइन हुए थे। वो ऑफिस से निकला तो एक लड़की उससे टकराई थी। सैदान उसे तेज़ नज़र से घूरता बाहर निकल गया जबकि वो ना करती अंदर दाखिल हुई थी। वो घर आया तो परहान लाउंज में ही थी। सैदान ने हैरत से उसे देखा। मुमन इस वक्त वो अपने कमरे में होती थी। मुझे आपसे बात करनी है सैदान भाई, वो बमुश्किल बोले जबकि हल्का अलग खुश्क हो रहा था। क्या बात करनी चाहती हो? सैदान उसी के पास आ बैठा। वो मैं, क्या बात है परी, मुझे बताओ। सैदान ने उसका हाथ पकड़ा था जबकि परी का जी चाव यहाँ से भाग जाए। आप कौन है सैदान भाई? क्या मतलब कौन? सैदान मुताजिब हो। आप हमारे घर क्यों आए थे सैदान भाई? उसने नहायत तल्खी से कहा। परी, वो सवाल करो जो तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ करती हैं और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारी उम्र चॉकलेट्स खाने की, ना कि तफ्तीश की। उसने खड़े हुए 2 चॉकलेट्स उसकी गोद में रखे। नहीं चाहिए मुझे, आप दुश्मन हैं हमारे, आपने सब खराब कर दिया सब। शोर की आवाज़ सुनता यजदान भी नीचे आया था। परी, यजदान ने उसे सीढ़ियों से ही पुकारा। परी, आप बहुत बदतमीज़ हो गई हो। वो नया सर्द मुँह से बोला। ये सब बदतमीज़ी आपकी वजह से। आपने हम दोनों से हमारे पापा का सारा प्यार ले लिया, हर चीज़ उन्होंने आपको दे दी। और यजदान भाई बेचारे। परी, स्टॉप इट। यजदान ने आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। क्या हरकत है ये? क्यों कहा तुमने ऐसा, क्यों? यजदान दड़ा था जबकि सैदान अब भी मुतजस्सिस था कि आखिर वो क्या कहना चाहती थी। भाई, आपने मुझे उनकी वजह से थप्पड़ मारा। परी की भीगी आवाज़ पर उसे खुद पर ताव आया था। उसने सख्ती से अपना हाथ बंद किया। उनकी वजह से मारा जो आपका सब कुछ छीन चुके हैं, सब कुछ। वो कहते ऊपर भागी जहाँ उसका कमरा था, लेकिन फिर वो रेलिंग के पास रुकी थी। मैं सैदान भाई के किसी फंक्शन में शामिल नहीं होना चाहती, ना ही मुझे कोई फोर्स करे, वरना मैं खुद को कुछ काट लूँगी। उसकी धमकी पर यजदान का दिल दहल गया था जबकि सैदान का गुस्सा परी के लिए मज़ीद बढ़ने लगा था। ना परहान की जिद टूटी और ना ही यजदान की कोई फरियाद काम आई थी। परी की जिद पर हैरान तो अय्याज अहमद भी थे, लेकिन उसकी खराब तबीयत की वजह से मजबूर थे। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया था। मेहंदी का फंक्शन छोटे पैमाने पर ही तरतीब दिया गया था। अनम की मौत की वजह से अय्याज अहमद ने भी फंक्शन महदूद रखा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने यजदान बामुश्किल मुस्कुराए, सबसे मिलता रहा। दिल जैसे डूब सा रहा था। कल वो लड़की उससे बेशकली दूर हो जाने वाली थी। गो के मुश्किल था दिल को संभालना, लेकिन वो सैदान की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। रात गया तब फंक्शन ख़त्म हुआ तो वो परी के कमरे में आया जहाँ वो आंखें मूंदे लेटी थी। उसका कमरा एक तरफ था जिस वजह से शोर शराबा कम ही सुनाई दिया था। परी, वो उसके सराहने के करीब बैठे उसके बाल सहलाए बोला। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उसकी भीगी आवाज़ पर यजदान ने करब से आंखें मींच लीं। इतना नाराज़ हो मुझसे? वो उठकर बैठी और यजदान के सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। सैदान भाई, अच्छे नहीं है भाई।
वो बहुत बुरे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो ताबिर आपी को भी आपसे ले चुके हैं, फिर भी आपको वो अच्छे लगते हैं, आपको वो क्यों बुरे नहीं लगते? उन्होंने मुझसे मेरा दोस्त भी छीन लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। यजदान गोया चौंका था। परी की बिगड़ी हालत की सारी वजह वाज़ेह होने लगी थी। परी क्या हुआ है, आप मुझसे सब सच बताओ। यजदान ने उसका चेहरा हाथों में थमा। नहीं, अगले ही लम्हे वो घबराई थी। अपने भाई पर यकीन करो परी, यजदान ने गोया हौसला दिया था। सैदान भाई ने मेरे दोस्त को मार दिया था, उसने मेरे सामने गला। परी की हालत गोया बुरी होने लगी थी, सांस एक बार फिर फूलने लगी थी। परी हाँ रिलैक्स। यजदान ने उसकी कमर सहलाई, पर उसका सर दर्द बढ़ने लगा था। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। परी, यजदान घबराया था। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा, पर वहाँ उसकी आज की दवा मौजूद थी। उसने फौरी टैबलेट निकालकर उसके मुंह में डाली और पानी का गिलास लबों से लगाया। धीरे धीरे उसकी कमर सहलाता वो परी को अपने साथ लगा गया। मैं जानता हूँ तुम मेरी से ज़्यादा परेशान हो रही है। वो लड़की मुझे पसंद है, पर इतनी भी नहीं कि आप सैदान भाई से मेरे लिए लड़ने लग जाओ। अपने दिल की हालत छुपाए वो बेबसी से बोला। उसके हवा थोड़े बहाल हुए तो नींद का गलबा आने लगा, लेकिन फिलहाल वो सोना नहीं चाहती थी। वो एक आखिरी बार कोशिश करना चाहती थी। परी, यजदान का दिल एकदम बेकाबू सा हुआ तो उसने फरहान को पुकारा। सर्द मौसम में भी चेहरे पर पसीना फैला था। परी, यजदान ने एक बार फिर उसे बेकरारी से पुकारा। सोना है मुझे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कोई मुझे ना जगाए, इसलिए जाएं आप यहाँ से। वो बोझल होती आवाज़ में बोली। परी, कैसी बातें कर रही हो? यजदान का पूरा वजूद कप कपा गया था। तबीर आपको ज़रूर मिल गई, भाई ज़रूर। वो सैदान भाई को कभी नहीं मिल गई। ताबीर आप भी अच्छी हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं। वो नींद में बोलती यजदान को मजीद दहला गई थी। न जाने क्यों वो बज़ेद हो चुकी थी। यजदान उसकी पेशानी को चूमे उसके पास से उठा। कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती परी, और वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। परी को जी भर कर दिखता वो अपने कमरे की जाने बढ़ा। दरवाजे के करीब खड़े हुए उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा था, जहां फरहान गहरी नींद में जा चुकी थी। यजदान के जाने का यकीन करती वो फौरी उठकर बैठी। मैं आपके लिए ताबीर आपी को सैदान भाई से छीन लूँगी, वो तल्खी से बोली और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वो राहदारी से गुजरती सैदान के कमरे की जाने बढ़ने लगी। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने नाक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अंदर से आती आवाज़ ने गोया उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकाई थी। वो शायद किसी से बात कर रहा था। सैदान तो बस कल जैसे ही घर से निकलेगा उसी वक्त बाबा को रिहाई मिल जाएगी और फिर अय्याज अमर को उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। और हाँ, उस लड़के को जितने दिन अपने साथ रखना है रख, लेकिन बाद में वो कनाडा पहुंचा दी जाएगी। उसके आंसू गालों पर बह निकले। वो दरवाज़ा खुलती अंदर दाखिल हुए, जबकि सैदान जो लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर था सामने फरहान को देखे उसका रंग फक हुआ। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप ये सब क्यों सैदान भाई? उसने दीवार का सहारा लिया। कहा, जाओ यहाँ से परी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने नज़र चुराया। कहा, क्यों सैदान भाई क्यों जाओ? आप मेरे बाबा को मारने का इरादा किए हुए, मेरे भाई की मोहब्बत छीन ली, मुझे जहनी बीमार कर दिया, और अब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो दबा दबा सा चीखी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने आंखें बड़ी की, सपाट पान से कहा, सैदान भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमने आखिर आपका बिगाड़ा किया? मेरे बाबा, भाई, मामा सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, सब ने कभी आपको पराया नहीं समझा। फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? कि आप मेरे बाबा ने आपके साथ हमदर्दी करके गलत किया, आपको बचाकर गलत किया? सैदान का दिल शिद्दत से धड़क उठा। एक बार फिर उस पर वही कैफियत तारी होने लगी जो उस मैनेजर में आते वक्त हुई थी। परी, जाओ यहाँ से। उसने बाजू से पकड़कर फरहान को दूर धकेला जो दरवाजे से टकराई थी। सैदान रुख मुड़कर खड़ा होता, आंखें सख्ती से मेज गया, सांस अलग फूल रही रहा था। चंद लम्हों बाद ही उसे अपने पाँव पर किसी के ठंडे हाथों का लमस महसूस हुआ। उसने झट से आंखें खोली तो परी उसके पाँव पकड़े भीगी बहती आंखों से उसे ही देख रही थी। ताबीर आपी को यजदान भाई पसंद करते हैं, उन्हें ताबीर आपी दे दें, मेरे बाबा की ज़िंदगी बख्श दें सैदान भाई, और चले जाएं यहाँ से हमेशा के लिए, और फिर कभी वापस नहीं आइएगा। सैदान को अपना दिल हल्क में धड़कता महसूस हुआ। मैं कल हमेशा के लिए जाने ही वाला हूँ। उसने पाँव आज़ाद नहीं करवाए, बस सामने दीवार को देखे। मुश्किल का, पर जाते हुए मेरे भाई और मेरे बाबा की ज़िंदगी बख्श दें। परी के आंसू उसके पाँव पर गिरने लगे। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ परी, अब मजीद मुझसे कुछ मत मांगना। उसने थोड़ी रहमदिली करके गोया उसे हिम्मत दी थी। ताबीर आपी को यजदान भाई बहुत चाहते हैं, आपसे पहले वो उन्हें पसंद कर चुके थे। परी, जाओ यहाँ से। उसने सख्ती से मुठियाँ बेंची। वो लड़की उसकी निगाह को भाग गई थी। वो कैसे और क्यों कर दे देता? प्लीज़ सैदान भाई, यजदान भाई का हर हक आपने लिया है, आप कुछ तो बदले में उन्हें दे दें, वो बहुत प्यार करते हैं, आप तो वैसे भी उसे छोड़ देंगे। परी, उसने अपने बाजू पाँव झटके और उसे बाजू से जकड़ कर खड़ा किया। आगे एक लफ्ज़ मत कहना, वो लड़की मेरी है, उससे मैंने मोहब्बत की, आपने मोहब्बत नहीं की, आपको सिर्फ कशिश है भाई।
मोहब्बत तो यज़दान भाई करते हैं, आप तो महज हासिल करना चाहते हैं और हासिल करके उसे छोड़ देंगे हमेशा के लिए। सैदान ने सूरज से उसका गलत बोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा भी करेगा। वो लड़की मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे हासिल करना मेरा जुनून है। उसकी खातिर मैंने अपने बाप से झूठ बोल दिया। सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने वाला और तुम चाहती हो वो तुम्हारे भाई की हो जाए। उसने मजीद शिद्दत से उसका गला दबाया, गोया हवासों में ना हो और वो ताबीर को ज़बरदस्ती छीन रही हो। परी की आंखें फैली थी। उसने खुद को आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन सैदान ने गिरफ्त हनोज कायम रखी। परी की आंखें बहर को उबालने लगी थी। उसके हाथों से जान खत्म होने लगी। सैदान पथरीली आंखों से उसका गला दबाया, जैसे बेहिस बना खड़ा था। चौंका तो तब जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने झटके से परी को छोड़ा, जो बेजान से ज़मीन पर गिरी। उसने अपने दोनों हाथों को देखा और फिर ज़मीन पर जहाँ वो मुंह के बल गिरी थी। सैदान का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने खाली वैरान आंखों से परी को देखा। फ़ोन की बेल अब भी बाज रही थी, लेकिन उसकी साका तो जामद निगाह उस पर जमी थी। अपने गुस्से में वो एक मासूम लड़के को मार चुका था। गोया दारम सहगल की परवरिश ने अपना रंग दिखाया था। अय्याज अहमद की नरमी हार गई थी और वैश्य की जीत हो गई थी। परी से मिलकर वो मैंशन से निकल आया था। सारी रात वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। ना उसका दिल बहला, ना उसे सुकून आया था। एक बेकरारी सी थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फजर की अजान ने हुई तो उसने मस्जिद की जानिब रुख किया। नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाया तो समझ नहीं आया कि क्या मांगे। माँ बाप की सलामती मांग कर उसने अपने लिए महज सबर मांगा था और फिर वही कोने में एक जानिब लेट गया। आँख कांप लगी, उसे खबर नहीं होती। वो आसाइशों का आदि शख्स इस वक्त ज़मीन पर लेटा गहरी पुरस्कून नींद में जा चुका था और ये ज़मीन पर आई पुरस्कून गोया हर नरम बिस्तर से बेहतर थी, क्योंकि ये रब के दर की पुरस्कूनी थी। इमाम मस्जिद जो तिलावत में मशगूल थे, जिस वक्त फारिग हुए उनकी नज़र उस पर गई जो बाजुर के सो रहा था। उसके ख्याल से वो भी मस्जिद का दरवाज़ा बंद करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुबह की रोशनी फैली और फिर दिन का मुकम्मल उजाला। फजर से ज़ोहर का वक्त आ पहुंचा था, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। पर फिर उसकी नींद में ख्वाबों की परछाइयाँ हावी होने लगी। वो नींद में बेकरार हुआ था और फिर यकलत उठकर बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, जबकि सफ़ेद रंगत सुर्ख हो चुकी थी। कई गहरे सांस लिए वो इर्द गिर्द देखता, हवास बहाल करने लगा। मंजर समझ में आया तो पेशानी को मसला। वो मस्जिद में ही सो गया था। ख्वाब में खून आलूद लाशें थीं जिसने उसको गहरी नींद से जगा दिया था। उसने बेसख्ता कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़ी। मोबाइल की होती बैल ने उसकी तवज्जो खींची थी। उसने जैक काट के जेब से अपना मोबाइल बाहर निकाला तो एक चिट भी बाहर निकली। फ़ोन पर अय्याज अहमद थे। उसने फ़ोन कान से लगाया और चिट को पकड़कर खोला। उस पर लिखी तहरीर ने उसको अय्याज अहमद की आवाज़ को मध्यम कर दिए थे। उसने फ़ोन बिना सुने जेब में डाला और चिट को पढ़ा। मैं जानता हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे घर में रहने वाला शख्स सैदान सहगल कोई और नहीं, तुम्हारे बाबा के सबसे बड़े दुश्मन दारम सहगल का बेटा है, जिन्होंने दारम सहगल के बाप को गिरफ्तार किया था और उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। सैदान सहगल महज तुम्हारे घर में अपने बाप की रिहाई के लिए मौजूद है और ताबीर से शादी करके वो उसे हमेशा के लिए बेच देगा। तुम ये खबर अपने बाबा तक पहुँचा देना। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब तुम मुझसे मुलाकात करके पूछ सकती हो। उस नंबर पर फ़ोन करना। पर अब सब तुम्हारे हाथ में है। यज़दान का दिमाग घूम कर रह गया। वो शख्स आखिर कौन था जिसने ये चिट उसके पॉकेट में डाली थी? उसने जब वो घर आया था तो काफ़ी थका हुआ था। उसे खुद अपना काम करने की आदत थी, इसलिए जैकेट उसने खुद हैंग की थी। रात सर्द मौसम के बहस वो वही जैकेट पहनकर घर से निकला था। यह इत्तेफाक था या किस्मत का इशारा कि वो चिट आज उसने देखी थी। उसने कप कपाते हाथों से मोबाइल पकड़ा और वो नंबर डायल करने लगा। आर्यन जो रोज़ के साथ शूटिंग एरिया में मौजूद था। इन अननोन नंबर देखा उसने कॉल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा, पर फिर काफ़ी बेल्स के बाद वो कॉल रिसीव कर चुका था। दूसरी जानब से आवाज़ सुनता उसे लगा सांस लेने को ऑक्सीजन मुयसर आ गई हो। उसने रोज़ की जानिब देखा जो गिलासे लगा निशाना लगा रही थी। वो कदर एक तरफ आ गया। ठीक है मैं आता हूँ, उसने रोज़ को देखने कहा। तुम रूम में जाओ और जब तक मैं वापस ना हो तुम अपने रूम से बाहर नहीं आओगे। उसने सर असबात में हिलाया और वहाँ से निकल गई थी। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।